हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम तत्वों के गुणों में आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। जब हम तत्वों के गुणों में आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम बार बार यही बात करेंगे, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पर भौतिक व रासायनिक गुणों में प्रारूप दिखाई देता है। एक आवर्त में रासायनिक क्रियाशीलता पहले वर्ग में अधिकतम, बीच में पहुंचते पहुंचते ये कम हो जाती है और वर्ग नंबर 16 से 17 तक ये पुनः बढ़ने लगती है। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है, वह वर्ग नंबर 15, 16 व 17 की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो ये भौतिक और रासायनिक गुणों में एक क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। आवर्तों व वर्गों में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन के कारण भौतिक व रासायनिक गुणों में एक क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे हम गुणों में आवर्तिता कहते हैं। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चेंज होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन के कारण तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणों में आवर्तिता। तो इसको मैं नोट कर देता हूं यहां। आवर्तों व वर्गों में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन के कारण भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। इस परिवर्तन को गुणों में आवर्तिता कहते हैं। तत्वों के गुणों में आवर्तिता को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम ले रहे हैं भौतिक गुणों में परिवर्तित या परिवर्तित है। अब देखो, भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, संलयन, वाष्पीकरण ऊष्मा व परमाणु ऊर्जा में एक आवर्त व वर्ग में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। अर्थात भौतिक गुण आवर्त व वर्ग में परिवर्तन दर्शाते हैं। इसे भौतिक गुणों में परिवर्तिता या भौतिक गुणों में प्रवृत्ति कहते हैं। इस चैप्टर में जो अपनी ये यूनिट है, इसमें हम परमाणु त्रिज्या, उसके बाद आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक गुणों में प्रवृत्ति या इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं परमाणु आकार या इसको हम क्या नाम बोलते हैं? त्रिज्या।
देखो, भौतिक गुण गलनांक, क्वथनांक, संलयन, वाष्पीकरण ऊष्मा, परमाणु ऊर्जा, ये एक आवर्त और वर्ग में आवर्तिकता यानी परिवर्तन दर्शाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु आकार या त्रिज्या, उसके बाद आयन एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। क्योंकि 12th लेवल पर अपने एनसीईआरटी बुक में यही है, तो इसी को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं सबको यहाँ बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं है। नोट्स से आप इसको रिकमेंड करें। जैसे मान लो ये परमाणु का नाभिक है और ये है सबसे बाहर वाला कोश, तो इनके बीच की जो दूरी है इसी को हम क्या बोलेंगे? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो किसी परमाणु के नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु आकार या त्रिज्या। तो मैं यहां इसको मेंशन कर देता हूं, परमाणु के नाभिक व संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु का फैलाव निश्चित नहीं होता है, इसीलिए परमाणु का आकार और त्रिज्या ज्ञात करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी एक्स-रे विवर्तन जैसी टेक्निक से हम परमाणु का लगभग आकार ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु आकार या त्रिज्या सामान्यतः आयनिक त्रिज्या, वैन डर वाल्स त्रिज्या, शेष संयोजी त्रिज्या व धात्विक त्रिज्या के रूप में हम ज्ञात करते हैं। तो परमाणु आकार या त्रिज्या का पहला हम पोर्शन ले रहे हैं आयनिक त्रिज्या। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन व ऋणायन। तो किसी आयन के नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या में हम नंबर 1 ले रहे हैं धनायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी होती है, अर्थात धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से छोटा होता है। इसका कारण क्या है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है, अर्थात धनायन बनने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ मजबूत हो जाती है। अब उनको वो मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा तो आकार पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? छोटा। सेकंड, यदि किसी परमाणु पर धनावेश का मान बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। तो धनायन की त्रिज्या क्या होती है? यह उदासीन परमाणु से छोटी। इसका कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, शेष बचे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत हो जाएगी, नाभिक अपनी ओर पहले की तुलना में तेजी से आकर्षित करेगा तो आकार पहले की तुलना में छोटा हो जाएगा। सेकंड, यदि जैसे मैं ये बात करूं Fe+1, Fe+2, Fe+3, जैसे जैसे धनावेश की मात्रा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, आकर्षण बढ़ेगा, अर्थात परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो प्लस की सबसे बड़ी और 3 की सबसे छोटी होगी। दूसरी जो त्रिज्या होती है वो होती है ऋणायन की त्रिज्या। उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्योंकि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है, अर्थात ऋणायन में इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में अधिक हो जाते हैं, अर्थात प्रभावी नाभिक के आवेश पहले की तुलना में कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो आकार क्या होगा? बड़ा। सेकंड, जैसे जैसे ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी आकार बढ़ेगा। तो इसमें मैं मेंशन कर देता हूं, यह
उदासीन परमाणु से अब जैसे मान लो ऑक्सीजन है, उस पर माइनस चार्ज है, एक है O पर -2, तो बड़ा कौन होगा O2 -2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन -1 की तुलना में एक अधिक है। अब ये धनायन की त्रिज्या, कई बार क्या होता है, एक परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पूरा का पूरा कोश समाप्त हो जाता है। जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। जब ये Na+ में जाएगा तो पूरा का पूरा पाइथम 3s कोश समाप्त हो जाएगा, तो आकार छोटा हो जाएगा। और कई बार जब हम ऋणायन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, सामान्यतः बढ़ती है, तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ता। तो आयन की त्रिज्या में धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है, ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। सेकंड जो त्रिज्या है वो हम ले रहे हैं सहज संयोजक त्रिज्या। दो परमाणु आपस में जब सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो उन दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं क्लोरीन अणु की, तो ये पहला क्लोरीन अणु है, इसके साथ दूसरा क्लोरीन अणु एकल बंध से जुड़ा हुआ है, सेंटर है, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, इनके बीच की दूरी, मान लो इनके बीच की दूरी क्या है, d, तो जो त्रिज्या है वो क्या होगी, रेडियस, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा। तो ये क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। यदि दो परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हैं तो उनकी सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसा अणु लेते हैं या यौगिक लेते हैं जिसमें उन दो परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित हो। जैसे मान लो हम अगर O2 अणु की बात करें तो O2 अणु में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, सॉरी डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इनकी सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम इनका एक ऐसा अणु लेते हैं जिनमें इनके दोनों के बीच में सिंगल बंध हो। जैसे इसका अणु होता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में H2O2 होता है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसका कर लेंगे आधा, ऑक्सीजन की त्रिज्या आ जाएगी। इसके लिए एक अणु लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है NH2NH2, तो NH2NH2। तो जो दो नाइट्रोजन परमाणु हैं इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और उसका आधा कर लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या। तो यदि सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणु के मध्य एकल बंध है तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर लेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। जबकि यदि परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हैं तो उनका कोई ऐसा यौगिक लेते हैं जिसमें इन दोनों के बीच में एकल बंध उपस्थित हो। तीसरी जो त्रिज्या है वो होती है धात्विक त्रिज्या। धातु क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के धातु परमाणु से संयोजक धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। तो धातु क्रिस्टल में धात्विक बंध से जुड़े दो निकटतम धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। जैसे मान लो ये एक धातु क्रिस्टल है जिसमें विभिन्न प्रकार के धातु परमाणु धात्विक बंध से जुड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, दो निकटतम, मान लो इसके पास ये है, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, मान लो है d, तो धात्विक त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस दूरी का आधा। तो ये क्या हो जाएगी, धातु क्रिस्टल में
दो निकटवर्ती धातु परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का अंतर वो क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या। अगली जो त्रिज्या है नंबर 4 और लास्ट, वो है वान डेर वाल्स त्रिज्या। सामान्यतः उत्कृष्ट गैसों की वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्ञात की जाती है। उत्कृष्ट गैसों में आणविक अवस्था नहीं होती, उत्कृष्ट गैसें परमाणु अवस्था में पाई जाती है और विभिन्न उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध उपस्थित होता है। तो वान डेर वाल्स बंध से जुड़े दो उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। इन सभी त्रिज्याओं में वान डेर वाल्स त्रिज्या भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ये आप ध्यान दें, ये किस पर निर्भर करती है? भौतिक अवस्था पर। ठोस अवस्था में उत्कृष्ट गैस के परमाणु निकट होते हैं, इसीलिए इसका मान कम होता है, जबकि गैस की अवस्था में दूर होने के कारण वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान अधिक होता है। इसके अलावा यदि हम इनके विभिन्न गुणों की तुलना करें, जैसे सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या, तो आप 1 मिनट के लिए सोच के ये बताएं कि इनमें से जो सबसे बड़ी त्रिज्या है वो कौन सी होगी? धात्विक त्रिज्या बड़ी होगी, वान डेर वाल्स त्रिज्या बड़ी होगी या सहसंयोजी त्रिज्या बड़ी होगी? यह आपको सोच के बताना है। तो इसमें कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, उसके बाद सहसंयोजी त्रिज्या होगी और धात्विक त्रिज्या का मान इससे भी क्या होगा? छोटा होगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोर्ड इरेज कर लेता हूं, फिर हम बात करेंगे। अब देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूं, जो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है ये नंबर 1 भौतिक अवस्था पर डिपेंड करती है और एक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों का आकार सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्ञात की जाती है और वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो त्रिज्याओं का क्रम अगर हम लिखना चाहें तो सबसे बड़ी होती है वान डेर वाल्स, धातु परमाणुओं में रिक्त स्थान होते हैं, इससे छोटी होती है धात्विक त्रिज्या और सबसे छोटी होती है सहसंयोजक। यहां पर हम इसमें मैं हेडिंग लगा देता हूं, नंबर 1 पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या, अब हम लेंगे परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो सब हेडिंग लगा देते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 हम ले रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसमें हम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। प्रभावित करने वाले कारक या तो त्रिज्या को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। किसी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये नाभिकीय आवेश से सामान्यतः कम होता है, इसको हम क्या कहेंगे? किसी संयोजी कोष के
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? परवाही नाभिकीय आवेश। परवाही नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव जो है ये होगा नाभिकीय आवेश माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? ये है स्लेटर या परिरक्षण नियतांक। नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश उसके नाभिकीय आवेश से इतना कम होता है। जेड इफेक्टिव क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड क्या है? नाभिक का आवेश जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और सिग्मा क्या है? स्लेटर नियतांक। सिग्मा ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू 0.35 इंटू एन कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू एन माइनस 1 कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इंटू एन माइनस 2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हम सिग्मा ज्ञात कर सकते हैं। अब जब किसी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जाएंगे अर्थात आकार छोटा होगा। तो जो जेड इफेक्टिव है ये अगर बढ़ा तो जो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या है ये क्या होगी? घटेगी। अर्थात परवाही नाभिकीय आवेश और परमाणु आकार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं कोष संख्या। कोष संख्या मतलब पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष यानी लगातार नीचे आ रहे हैं। कोष संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है। परिणाम स्वरूप नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, आकार बढ़ता है। तो कोष संख्या जो है ये आकार के समानुपाती होती है। तीसरा जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, परिरक्षण प्रभाव। किसी तत्व के नाभिक में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक किसी तत्व के नाभिक में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल को आवृत कर लेते हैं। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। देखो मान लो इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ये नाभिक है, ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर रहे हैं? नाभिक के आकर्षण बल को ये घेर रहे हैं। सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? यहां लग रहा है प्रतिकर्षण, और इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक क्या कर लगाएगा? आकर्षण। लेकिन ये आंतरिक कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल को आवृत कर लेंगे। नाभिक का आकर्षण बल जब बाहर लगेगा तो इनको ये घेर लेंगे कि कहां जा रहा है, बाहर नहीं जाना है, हम इधर खड़े हैं, हमारे ऊपर ध्यान दो। तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को घेर लेंगे। तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा, तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक से दूर जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? नाभिक में आंतरिक कोश अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल को आवृत कर लेते हैं।
इसे परिलक्षण प्रभाव कहते हैं। और जब परिलक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल को घटा देंगे, तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर जब नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा तो ये नाभिक से दूर होंगे, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो परिलक्षण प्रभाव है ये अगर बढ़ा, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये 3 हमने फैक्टर पढ़े जो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार को प्रभावित करते हैं। अब हम ले रहे हैं परमाणु आकार में आवर्तिता। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ेगी। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे जा रहे हैं तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ेगा, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जाएंगे, आकार क्या होगा, घटेगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। सब कुछ मैं नोट नहीं कर पाऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आकार क्यों घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है। जबकि अगर वर्ग की बात करें, यानी एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो लगातार कोश संख्या बढ़ेगी। जैसे पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो पहले तत्व से दूसरे में आएंगे तो कोश संख्या बढ़ेगी, फिर तीसरे में आए कोश संख्या बढ़ेगी। जैसे लिथियम से सोडियम आए, कोश दूसरे से तीसरा हो गया, सोडियम से पोटेशियम आए, चौथा हो गया। तो कोश संख्या बढ़ेगी तो परमाणु और इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, जाने पर आकार बढ़ता है। ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली। अब कुछ एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन नहीं हो तो मजा कहाँ आएगा। संक्रमण तत्व की श्रेणी। संक्रमण तत्वों को हम श्रेणीवार पढ़ते हैं, जैसे 3D, 4D, 5D। संक्रमण तत्वों की एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगभग अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें मैं ये मेंशन कर देता हूं, फिर कारण की बात करते हैं। बाएं से दाएं जाने पर आकार लगभग समान। जैसे मैं अगर 3D श्रेणी की बात करूं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज का आकार क्या होता है, घटता है। इनका जो परमाणु आकार है वो लगभग समान, और यह क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब है आकार लगभग समान। तो आकार लगभग समान क्यों होता है, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसमें बढ़ेगा, N-1d कक्षक में। आने वाला इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी कक्षकों में बढ़ता है, और डी कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ता है। क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ता है, अतः परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा। सेकंड, बाएं से दाएं जाने पर लगातार
प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने पर संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जाएंगे, आकार घटेगा। एक आकार को बढ़ा रहा है, दूसरा आकार को घटा रहा है, इसलिए आकार लगभग क्या देगा, समान। परिरक्षण बढ़ेगा, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। सेकेंड, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो आकार क्या होगा, घटेगा। इसी कारण एक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगभग समान रहता है। अब बात करते हैं अंतः संक्रमण तत्व, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अंतः संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, तो यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है। इसे लैंथेनाइड या एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। कारण क्या है, पहला आने वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ता है n-2 एक कक्षक में, और n-2 एक कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, तो कम परिरक्षण, और जब परिरक्षण कम होगा तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, आकार घटेगा। सेकंड रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। तो अंतः संक्रमण तत्वों में आने वाला इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में बढ़ता है, और एक कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव सबसे दुर्बल होता है। परिरक्षण प्रभाव का क्रम होता है सबसे ज्यादा S, फिर P, फिर D और फिर F। तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल लगेगा, ये अंदर की ओर जाएंगे, आकार घटेगा। सेकंड, लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, तो आकार क्या होगा, घटेगा। उपरोक्त दोनों सम्मिलित प्रभावों के कारण अंतः संक्रमण तत्वों अर्थात लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, इसे लैंथेनाइड या एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। बोर्ड और इरेज करते हैं। अब देखो कुछ एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। क्रम ये होना चाहिए, बोरोन से एल्यूमिनियम का आकार बड़ा होना चाहिए, फिर Ga का, फिर इंडियम का, फिर हेलियम का, क्रम ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार लगभग समान, और इंडियम और थेलियम का आकार लगभग समान, ये होता है। होना वो चाहिए, होता ये है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और गैलियम में देखो, एल्यूमिनियम कितने पर होता है, 13 पर, और गैलियम कितना होता है, 31 पर। तो यहाँ पर 13 से जब 31 की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में कौन आ जाते हैं, संक्रमण तत्व आ जाते हैं, और संक्रमण तत्व कितने हैं, 10। संक्रमण तत्व आने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में संक्रमण तत्व आने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में 10 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अतिरिक्त बढ़ रहा है, इसीलिए परमाणु आकार इसीलिए परमाणु आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर संक्रमण तत्व बीच में आते हैं, परिणाम स्वरूप प्रभावी नाभिकीय आवेश में 10 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, इसीलिए गैलियम का आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है और लगभग एल्यूमिनियम के समान हो जाता है। यहाँ इंडियम और ये जो थेलियम है, इनके बीच में अंतः संक्रमण तत्व लैंथेनाइड श्रेणी आती है,
इसीलिए अतिरिक्त प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि के कारण आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है और लगभग समान हो जाता है। अगला जो एक्सेप्शन है वो है जर्कोनियम। देखो ये है 4D श्रेणी, यूट्रिनियम, जर्कोनियम, और 5D में क्या है, लैंथेनम और हाफनियम। 4D से 5D में गए तो होना ये चाहिए कि जर्कोनियम से हाफनियम का आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जर्कोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान रहता है। इसका कारण क्या है, देखो यूट्रिनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका होता है 21 और 18 39, इसका होता है 40, इसका होता है 57 और इसका कितना होता है 72। यानी जब यूट्रिनियम से लैंथेनम हम जा रहे हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश में कितने की वृद्धि, 18 की। लेकिन जब हम जर्कोनियम से हाफनियम में जा रहे हैं तो कितने की वृद्धि हुई, 40 और 72 में 32 की। अतिरिक्त कितने की वृद्धि हुई, प्लस 14 की अतिरिक्त वृद्धि। ये प्लस 14 की अतिरिक्त वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि लैंथेनम के बाद यहां कौन से तत्व आते हैं, लैंथेनाइट तत्व आते हैं। तो जर्कोनियम से हाफनियम में जाने पर प्रभावी नाभिक की आवेश में प्लस 14 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। होनी चाहिए 18 की, लेकिन हो कितनी गई, 32 की, अर्थात प्लस 14 की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। इस अतिरिक्त वृद्धि के कारण, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश प्लस 14 ज्यादा है, इसीलिए आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। इसी कारण जर्कोनियम और हाफनियम का परमाणु आकार लगभग समान रहता है। कारण क्या है, लैंथेनाइट तत्व आ जाते हैं और लैंथेनाइट संकुचन के कारण आकार बढ़ने की बजाय घट जाता है। इसी कारण जर्कोनियम और हाफनियम का परमाणु आकार लगभग समान होता है। जब हम बात करते हैं 3D, 4D, 5D, तो इसका अर्थ है चौथा, इसका पांचवा, इसका छठा। आकार ही होना चाहिए 3D से 4D का बड़ा, 4D से 5D का बड़ा। लेकिन हुआ क्या, 3D से 4D का बड़ा और 4D और 5D का लगभग समान, क्योंकि यहाँ अतिरिक्त 14 की वृद्धि हो जाती है, लैंथेनाइट तत्व बीच में आ जाते हैं। ये हमने बात की परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की। सबसे बड़ा जो धनायन है वो कौन है, स्कैंडियम का, सॉरी सबसे बड़ा धनायन है CS प्लस, सीजियम प्लस। सबसे छोटा धनायन है H+। इसी प्रकार सबसे छोटा जो ऋणायन है वो कौन है, H-। तो यहां पर अपने गुणों में आवर्तिता में परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या समाप्त होती है। जो वीडियो में आपको अवेलेबल करवा रहा हूं ये आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।